अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज तो बड़ी एग्जैक्टिव लुक्स दे रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया है। अब 2 जनवरी को दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे और हुकूमत ने आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालबात पेश करने की फ़हरिस्त भी मांग ली है। अब अपोजिशन की जानिब से 2 जनवरी को एक फ़हरिस्त और एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा हुकूमत को। अब देखना यह है कि हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या कोई मुस्बत नताइज मिल पाते हैं। इस पर हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सानिया 9 में भी मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुजरिम जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। 25 मुजरिम हैं जिनको जेल मुंतकिल किया गया है और इस हवाले से अभी कुछ मुजरिमान का ट्रायल भी चल रहा है और आने वाले वक्त में इसमें क्या पेशकदमी की जाती है कोर्ट्स की जानिब से, ये भी देखना भी बाकी है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ ही साथ बात करेंगे कुरम में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा है, दुकानों को ताले, तालीमी इदारे बंद। 75वां रोज़ है आज जो कुरम में सूरत हाल बन रही है वो काफ़ी कशीदा बन रही है और हुकूमत जो है कुरम में कत्लेआम रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई है और वहाँ पे जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो भी कहीं ना कहीं हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इस पर भी बुखारी साहब का हम तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो फाइनली मुज़ाकरात जो है ना वो पहला दौर बड़ी खुश असलूबी से कहा जाए तो मुकम्मल हुआ है। अब 2 जनवरी को फिर इस पर मज़ीद इजलास होगा और देखना यह है किस हद तक कामयाब होता है। बुखारी साहब, दोनों फ़िरक़ैन की गुफ्तगू आपने सुन ली, दोनों की जानिब से। मैं कहने वाला था आपसे कि आपने हुकूमत के 3 नुमाइंदों की बात सुना दी, अपोजिशन के लोग किधर है, तो अच्छा किया आपने उनके भी व्यूज़ जो हैं सुनवा दिए हैं। देखिए वो बकौल शायर के पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, इसलिए कि ये बात तो बहुत पहले उन्हें मालूम होनी चाहिए थी कि जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करेंगे कोई भी सियासी मसला हल नहीं हो सकता जी। तो एक तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ओमन है और ख़ास तौर से जो गुफ्तगू हमने सुनी अभी जो स्पीकर नेशनल असम्बली है या सादिक साहब उनके भी, और जो इरफान सदीकी साहब हैं वो हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं वो हैं, उन सब की तरफ से जो जेस्चर मुझे समझ में आया है वो ये है कि उनमें से कोई भी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही उनकी कोई प्री कंडीशंस हैं। ये बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई है जी। दूसरी बात यह है कि ये अच्छा ओमन है और अच्छी बात है कि पीटीआई को भी अब इस बात का इदराक हो गया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही सियासी हल ढूंढा जा सकता है। ये मारदार की सियासत जो है इससे कुछ होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि आपने अपने कारकुनों को यानी तशद्दुद करने पर मजबूर करके तशद्दुद सहने पर भी मजबूर कर दिया। वो इसकी तफसील से बाद में करते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि एक तवील अरसे तक हम चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे कि मंतरासों से आए हैं। टॉप से शुरू होती थी, नीचे तक हर बंदा वही बात दोहराता रहता था और यही वजह है कि इतना पानी पुलों के नीचे से गुजर गया और मुज़ाकरात आगाज़ होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ये देखना ये है कि इसमें हुकूमत की संजीदगी तो हमें समझ में आ गई है क्योंकि उनके पास कोई प्री कंडीशंस नहीं है, उन्होंने कोई पहले मुतालबात की लिस्ट नहीं रखी है। जो अपोजिशन के अरकान थे, जो गुफ्तगू मैंने सुनी है ख़ास तौर से हामिद रज़ा साहब की और असद कैसर की, उसमें अभी भी कंडीशनैलिटीज़ का एलिमेंट नज़र आया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी सारे सियासी असीरान को छोड़ना होगा एंड सियासी असीरान में सबसे पहले बानी पीटीआई हैं जी। अब अगर इतने सीनियर लेवल के ऊपर भी वो ये इदराक नहीं कर पा रहे कि बानी पीटीआई इस वक्त सियासी कैदी नहीं है, वो मुकदमात की या सज़ा भुगत रहे हैं या मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से ड्रिंक्स को मिक्स करेंगे तो उसका फिर वो कॉकटेल ही बनेगी, उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस बात की वो ये है कि इस वक्त ये लफ्ज़ी जंग ख़त्म होनी चाहिए। बुखारी साहब, ये जो बैटल ऑफ नर्व्स और बैटल ऑफ वर्ड्स है, इट शुड कम टू ए हॉल्ट, तभी मुज़ाकरात की कामयाबी का रास्ता हमवार होगा। ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो है कि ये प्री कंडीशंस इनको ख़त्म करनी पड़ेंगी वरना बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। आप खुले दिल के साथ आइए, खुले दिल के साथ तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात कीजिए, बात करें सब इश्यूज़ पर। अगर पीटीआई की क़यादत बानी पीटीआई की बात नहीं करेगी तो फिर और क्या करेगी वहाँ बैठ के? जाहिर है। लेकिन ये तासुर न दें पब्लिकली कि ये आपके मुतालबात हैं, अगर ये ना माने गए तो फिर हम बात ही नहीं करेंगे। कुछ ऐसा तासुर मुझे उभरता दिखाई दिया है। एक बात जो सबसे बड़ी बात और रुकावट मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के शुरू होने में रही है या किसी भी पॉसिबल मुज़ाकरात के कामयाब होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए दोनों ही कमेटियाँ
किसी एक नतीजे पर पहुंच जाती हैं, जिसकी दुआ भी करनी चाहिए, तो को भी रखनी चाहिए और ज़रूरत भी है। और फिर जब वो जाते हैं बानी पीटीआई के पास उनको वेट कराने के लिए, और बयानी पीटीआई अपनी रवायत के ऐन मुताबिक कहीं भाग जाओ यहाँ से, ये तो क्या होगा? बिल्कुल। आई थिंक सॉरी, अपोजिशन को और ख़ास तौर से पीटीआई को ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि दिस डायलॉग इज़ ए लास्ट चांस फॉर पॉलिटिकल सोल्यूशन। बुखारी साहब, अभी आपने ये जो नुक्ता उठाया है, ऑपोजिशन को और पीटीआई को और गवर्नमेंट को बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है, दोनों फरीकैन को। अब जिस तरह से इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि जब भी हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है, तो ये जिस तरह से बहनों की जानिब से कोई बयान आ जाता है, तो इसमें सबको बड़ा सेंसिबल रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जिस संजीदगी से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसका नतीजा पॉजिटिव इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करके बताऊं कि खान साहब का रवैया क्या रहा है। अब आप देखिए कि उमर अयूब साहब, पहली बात तो ये है कि जो अलार्मिंग मेरे लिए है वो ये है कि आज 7 रुकनी कमेटी में से सिर्फ 3 रुकन जो है उन्होंने, और ये मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ कि बाकी के 4 रुकान मुल्क से बाहर नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि वो क्यों नहीं आए हैं? एक बात, चलिए वो अगली दफ़ा जब 2 जनवरी को मुलाकात होगी तो पता लग जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ ना कुछ है ज़रूर। अच्छा, कुछ ना कुछ है ज़रूर। चलिए इसको बाद में देखते हैं। असल मसला ये है कि उमर अयूब साहब जो इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो अहम पोजीशन रखते हैं, वो अभी भी मुज़ाकरात का आगाज़ शुरू हो गया है, लेकिन वो अभी भी फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं जी। मुझे ये समझ में नहीं आती कि इन लोगों के पल्ले या तो बुनियादी अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप इसको कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और मुज़ाकरात करने भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाना हुकूमत वक्त से का मतलब ये है कि आपने उसकी इखलाकी, आईनी और कानूनी पोजीशन जो है तस्लीम कर ली है जी। तो ये जो इस तरह की कंट्राडिक्शंस है ना, और दूसरी तरफ फिर आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो 2 काम हमारे कर दें। एक तो बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो ज़रूरी है, और ये हमारे रज़ा साहब ने कहा है, और दूसरा ये कि एक सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जो है वो कमीशन बना दें। इस मुतालबे में खैर कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप बानी पीटीआई की रिहाई को बुनियाद बनाएंगे तो दैट मीन्स दिस मुज़ाकरात का जो राउंड है विल बी ए नॉन स्टार्टर। लेकिन मुज़ाकरात का एजेंडा जो है बुखारी साहब वो तो यही है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। नहीं, इसका एजेंडा ये नहीं है। हुकूमत इस पर मुज़ाकरात करने नहीं बैठी, क्योंकि ये हुकूमत के बस में है ही नहीं। मुज़ाकरात का बुनियादी एजेंडा ये है कि तशद्दुद की सियासत को तर्क किया जाए, पाकिस्तान की मईशत और मुल्क की सलामती के लिए एक साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया जाए और प्रैक्टिकल इक़दाम भी लिए जाए। बानी पीटीआई की रिहाई अगर इसके अंदर बेसिक बुनियाद है तो ये मुज़ाकरात है ही नहीं। पीटीआई का एजेंडा तो यही है कि नहीं, बानी एजेंडा पीटीआई वो मैंने कहा ना कि वो दबे लफ्ज़ों में ये फरमा ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये मुज़ाकरात के रास्ते में पहली बड़ी रुकावट होगी। अब आ जाइए जनाब, मैंने आपसे वादा किया था क्योंकि देखिए राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि किसी पेशगी शर्त के बगैर होंगे ये मुज़ाकरात। यही दोनों पार्टियों, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि रास्ता ही निकलेगा कामयाब मुज़ाकरात के ज़रिए। मैं इत्तफाक करता हूँ उनसे। जी, खान साहब का ज़रा देख लीजिए जनाब। खान साहब जो हैं वो किस तरीके से, मतलब ये उनके नाकदीन कहते हैं, ये मेरी राय नहीं है कि जी वो डबल गेम खेल रहे हैं। बीवी को कुछ कहते हैं और बहनों को कुछ और कहते हैं। अच्छा। बीवी के बकौल वो कहते हैं कि डी चौक जाएं, बहनों के बकौल वो कहते हैं संगजानी में बैठे रहें। किसकी माने? दोनों के पास मैंडेट है भाई का, एक के पास शौहर का, एक के पास भाई का। एक बात, गंडापुर को कुछ और कहते हैं, सलमान अकरम राजा को कुछ और कहते हैं, ये भी बिल्कुल साबितशुदा बात है। फवाद को कुछ और कहते हैं जो अभी पार्टी में फॉर्मली शामिल भी नहीं हुए, और बैरिस्टर गौहर को कुछ और फरमाते हैं। ठीक है जी। कारकुनों से कहते हैं कि फौजी तनसीबात पर हमला करो, रहनुमाओं से कहते हैं फौजियों के साथ मुज़ाकरात करो। ठीक है जी। रहनुमाओं से कहते हैं कि जो अवाम से कहते हैं कि हुकूमत जाली है, रहनुमाओं से कहते हैं इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के बात करो। इतनी कंट्राडिक्शन है कि मैं बयान करने लगूँ आपको तो बड़ी लंबी तवील इसकी लिस्ट है। उनके बारे में जो कॉन्ट्राडिक्शन की वजह क्या है? कोई सियासी हिकमत अमली है बानी पीटीआई की? आप इसको हिकमत अमली कह के ग्रेस मार्जिन दे सकते हैं उनको। मैं ज़्यादती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह का रवैया जो है वह सियासी हमाकत के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप फिर किसी नतीजे पर पहुँचते हैं ना, कोई बात जो है उसका आगाज़ होता है। ठीक है जी।
आगे चलते हैं जी थोड़ी सी। देखिए 9 मई का जो सानहा है उसके जो मुजरिमान को सज़ा हुई है उसमें 3 इशारे, मैं बार बार उस प्रेस रिलीज़ का जिक्र करता हूँ जिसमें वाज़े इशारे मौजूद हैं। पहला इशारा ये है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं 3 स्टार जनरल, हेड ऑफ एन ISI, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, इज़ बीइंग ट्राइड और उसको चार्जशीट कर दिया गया है जी। ठीक है। उसके अंदर जो नीचे 3 लाइनें लिखी हुई थी वो ये कि जो सहूलतकार और मनसूबा साज थे जिन्होंने ये सब कुछ किया उन तक भी हाथ पहुंचेगा। अब आप ये देखिए कि अगर फैज़ हमीद साहब को सज़ा होने जा रही है तो वो सब कुछ उगलेंगे तो सही ना, जो कुछ उनसे कराया गया है, जो कुछ किया गया। देखे ना, एक जनरल जो है जी। वो आम तौर पर आज़ाद नहीं है कि वो जो मर्जी करता फिर, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है। तो गवर्नमेंट के किसी बंदे ने भी तो उनको इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? जाहिर है। तो जब सहूलतकारी और मनसूबा साजों की बात होती है तो फिर आप सोच लेना कौन से नाम आएंगे। जाहिर है उसको अली अमीन गंडापुर या फैजुल हसन चौहान तो नहीं गाइड करते थे ना जनरल साहब को। अच्छा बुखारी साहब, 9 मई में जितने लोगों को सजाएं जिस तेज़ी से दी गई हैं, 25 तकरीबन मुल्जिमान हैं जिनको 10 साल सज़ा दे दी गई है। अब जो सहूलतकार है उनकी भी बारी आएगी, उनको भी सजाएं दी जाएंगी। और 9 मई में जिन्होंने रोल प्ले किया है वो आप भी जानते हैं कि जिनकी तरफ अब आगे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो एक तरफ मुज़ाकरात है, कॉन्ट्रडिक्शन तो फिर इधर भी है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और PTI का एजेंडा क्या है, वो बानी PTI की रिहाई है। 9 मई से मुतालिक वो कहते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, जो हमारे रहनुमा अरेस्ट हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये अभी जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और उधर से इनको मैं आपको अर्ज़ करूँ मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए हैं जो कि अब तक नहीं हुए थे, उसकी बुनियादी वजह वही है 9 मई के हवाले से जो फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है और ये ख़तरा है कि ये हाथ अब पता नहीं किस किस की गर्दन तक पहुँचेगा, इसलिए जल्दी से मुज़ाकरात में घुस गए हैं। ये वही है ना जो आप और मैं बैठ के कब से प्रोग्राम करके इनको चोर और डाकू डिक्लेयर कर रहे हैं, बज़बानी PTI के बानी जो हैं कि वो कहते हैं कि ये चोर डाकू, इनसे तो मेरी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक बातें और हैं और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि उसके ऊपर भी हाथ ज़रूर पड़ेगा। वो है जो फ़ॉरेन सोशल मीडिया के ज़रिए जो गैर ममालिक के अंदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो तज़हीक की जा रही है, जो उनके ऊपर गंद उछाला जा रहा है, एक्शन तो उसके ऊपर हो रहा है ज़रूर, लेकिन ये अल्टीमेटली बात भी उन तक पहुँचेगी जो इस सारे एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो आखिर किसी की शय पर तो कर रहे हैं ना, कहीं से तो उनको फीड और पैसे मिलते हैं ना। अल्लाह वास्ते में देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन अमेरिका, वो कहते हैं ना, कोई भी सोशल मीडिया हैंडलर जो है वो अल्लाह वास्ते में नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर नहीं रुकता है, इसी तरह से अगर होता रहेगा तो आप कौन से मुज़ाकरात की कामयाबी की बात बुखारी साहब, जो आलमी मंजरनामा बन रहा है, क्या कोई बैरूनी प्रेशर भी आ सकता है देखिए बानी PTI की रिहाई के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है? देखिए ये सारा किया धरा जो है ना वो सोशल मीडिया का ही है। वो जो ट्रंप इंतज़ामिया के 2 बंदे लगे हुए ना, गरनैल साहब भी जिसमें शामिल हैं, एक और भाई नहीं है, ये सब कुछ जो है ये वहाँ पर जो लॉबियस्ट फर्म्स हैं ये वो करवा रही हैं उनसे, वो पैसे लेके बयान देने के अमेरिकन सेनेटर, अमेरिकन कांग्रेसमैन पहचाने जाते हैं। वो तो किसी मुल्क का उसने टूर करा दें, 10 दिन की हॉस्पिटैलिटी दे दें, उसके बाद जो मर्जी कहलवा लें उनसे। अच्छा। हाँ वो बड़े चीप बिकते हैं, बहुत सस्ते बिकते हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिकन के यहाँ कोई शर्म लिहाज, कोई गैरत, कोई अना, कोई कुछ नहीं है। वो तो दे आर सेलेबल एंड दे सेल देमसेल्फ एट टाइम्स वेरी चीप। तो वो तो खैर बात किसी दिन इसके ऊपर भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हम करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, अब जिस तरह से एक मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई PTI ने, आप बात भी कर रहे थे कि PTI जितनी कमेटी के मेंबरान थे सबको पहुंचना चाहिए था मुज़ाकरात के लिए, सिर्फ हमने असद कैसर को देखा, जो कमेटी में से सिर्फ असद कैसर एक थे, बाकी तो लोग मौजूद ही थे। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे PTI के जो रहनुमा है ये भी उस तरह से सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है मुज़ाकरात को लेकर। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में। एक होते हैं हॉक्स, जो पार्टी के हॉक्स हैं वो बानी PTI की ज़बान बोलते हैं, वो किसी मुज़ाकरात को नहीं मानते। उनका ख्याल ये है कि वन फाइन मॉर्निंग खान साहब विल वॉक आउट ऑफ अडियाला जेल इन ग्रेस एंड विल गो स्ट्रेट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस प्राइम मिनिस्टर। ये ख्वाहिशात पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, बट वो एक प्रोवर्ब है फेमस, इफ़ विशेस वर हॉर्सेस देन बेगर्स वुड राइड। तो मतलब है ख्वाहिशात रखने में कोई
हमें मतलब है कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। आप या तो ये कहें कि देखें जी हम कोशिश करेंगे इन मुज़ाकरात के ज़रिए भी या अदरवाइज़ भी कि नए इलेक्शंस हो जाएं, ठीक, ताकि ये फैसला हो जाए कि वाम किसके साथ है, ठीक है, फिर उनकी रिहाई की बात हो सकती है। अगर लोग ये तवक्को लगा के बैठे हैं पीटीआई के, जैसा मैंने कहा कि बस शेर साडा आया सो आया, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। ऐसा तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो आज हमने गुफ्तगू सुनी बाकी के लीडरों की और जो कुछ हमने तबसरे वबसरे सुने हैं, उनके मुताबिक ये एक आखिरी कोशिश है जमहूरी तरीके से इस मसले को हल करने की। मैं बार बार कहता रहा हूँ, मैं अब भी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर हमारे सियासतदानों ने होश के नाखून न लिए ऑन बोथ साइड ऑफ द फेंस, बिल्कुल सिर्फ पीटीआई नहीं, अगर हुकूमती अरकान ने भी, जो हुकूमती अलायंस है, उन्होंने भी अगर सेंसिबल तरीके से अपने आप को कंडक्ट ना किया, तो फिर मेरे अजीज़ हमवतनों की बाज़गश्त मेरे कानों में तो आती है। अच्छा, अगर मुज़ाकरात नाकाम होती है तो ऐसी सूरत हाल बन सकती है। हमेशा ये हुआ है, यानी 3 इंटरवेंशन है आपकी, तीनों दफ़ा आप रिकॉल करके देख लें, अयूब के दौर में 9 दिन के वज़ीर आज़म भी रहे हैं जी, तब भी सियासतदान नाकाम हुए थे, माशाल्लाह लगा था। फिर 1977 आप उस वक्त की देखें, आप उस वक्त की अपोजिशन को देखें जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस थे पीएनए, और आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी विच इज़ द माइटीएस्ट प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या हुआ जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हुआ कुछ साल। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को भी इस इंटेंसिटी का उनको पता है कि ये ऐसे हालात भी That is why they have always said we are ready for talk। मुज़ाकरात कर रहे हैं, बिल्कुल। और 2 जनवरी को अब जब अगला इजलास होगा, अगली मीटिंग होगी, उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है गवर्नमेंट ने, तो पीटीआई क्या मुतालिबात आगे पेश, क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। चार्टर ऑफ डिमांड डज नॉट मीन कंडीशनैलिटी। जी बिल्कुल, वो ये हो सकता है कि चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर बातचीत की जाए उनसे। फर्ज मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी बानी को रिहा करें, उनको बताया जाएगा कि नहीं, इनकी रिहाई हुकूमत के फैसले से नहीं होगी, ये अदालतों से होगी। यानी आप अपने मसाइल रखते हैं सामने, उसके ऊपर डिबेट होती है, फैसले नहीं होते हैं, उसके ऊपर रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। बानी पीटीआई ने नहीं रिहा होना हुकूमत के किसी कोई भी फैसला कर लेने से, ये मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुकूमत के पास कोई अथॉरिटी नहीं? हुकूमत के पास अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए। दैट मीन्स आपका जुडिशल सिस्टम जो है वो बैंकरप्ट है। आपका जुडिशल सिस्टम जो है वो हुकूमत की मर्जी का मोहताज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अदालतों से सजा हुई है तो अदालतें ही छोड़ेंगी और छोड़ देंगी। देखें, जब आप परसू नहीं करते, मुकदमे में क्या होता है, मैं मुद्दई हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आपको सजा हो, तो क्या होगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा ना। तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में ये होगा कि मुझे कायल कर लिया जाएगा कि बस करो जनाब, अनाफ है, मैं जब पैरवी छोड़ दूंगा तो मुकदमा खत्म हो जाएगा ना। ये होते हैं रास्ते। ये नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग शहबाज शरीफ साहब उठे और कहे ओके मिस्टर इमरान खान यू आर ए फ्री बर्ड टुडे। नहीं होता ऐसा, ना ही ऐसी तवक्को रखनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ जो है सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ, जो उनके हार्ड कोर बानी के फॉलोअर्स हैं, कि भाई रास्ता वो ढूंढो जो डूएबल है। हवा में रास्ते तलाश ना करें, नहीं है हवा में रास्ते ना। तो बुखारी साहब, इन मुज़ाकरात से कोई रिलीफ मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। जिस तरह से असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा माना है, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि खुले दिल के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने ये कहा है कि कोई गुंजाइश तो नजर आ रही है। आई सेड इट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये एक मौका है, इससे फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम दोनों साइड्स को। बिल्कुल ठीक है। एक पार्टी रन थ्रू नहीं कर सकती दूसरी पार्टी को कि उसकी सारी कोई बात ना मानी जाए और इस पार्टी की सारी बातें मान ली जाए। व्हाट इज पॉलिटिक्स? इट्स ए गेम ऑफ compromises, it's a game of give and take। बुखारी साहब, आखिर में एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूँगी। आपने देखा कि सियासतदान हमेशा जब भी मुज़ाकरात होते हैं, या तो आपको एक कदम आगे चलना पड़ता है या एक कदम बाज़ पीछे भी आना पड़ता है। जिस तरह से बानी पीटीआई हैं, हमने उनको जब भी देखा है कि वो अपनी बात पे हमेशा कायम हो जाते हैं और बहुत मुश्किल है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी नहीं उस तरह से। तो क्या लगता है कि अगर मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, बानी पीटीआई को अगर एक कदम पीछे आना पड़ता है, एक सियासतदान की तो खूबी है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या लगता है बानी पीटीआई भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे? अगर उनके अंदर इसकी कोई गुंजाइश होती तो अब तक वो जेल से बाहर होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिद्दी आदमी है वो लोग जो उनको करीब से जानते हैं, जिनमें मैं भी हमें दावा कर लेता हूँ जाली साली कि मैं भी जानता हूँ। ही इज़ ए स्टेबर्न पर्सन, और वो जो सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने आपको बताई थी, आपको याद नहीं, वो ये कि वो निडर आदमी है, डरते नहीं है।
बिल्कुल, वो लोगों ने कहा था कि वो 1 हफ्ता जेल में नहीं गुजारेंगे, बिल्कुल, ठीक है, ठीक। तो वो अब 1.5 साल होने वाला है, जेल में ही है ना, तो इसलिए उनसे ये तवक्को रखना कि वो बस बिल्कुल, जल्दी से यकीनन उनसे ये तवक्को रखना काफी मुश्किल कायल काम हो है। जाना दोनों जानिब मुश्किल से है। भी संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। सानिया 9 मई में मुलविस मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुजरिमों की जेल मुंतकली का अमल शुरू हो चुका है। शहरियों ने सानिया 9 मई के मास्टर माइंड को कटहरे में लाने का मुतालिबा कर दिया है। बुखारी साहब, अब 25 मुजरिम जो हैं उनको अब जेलों में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये भी शहरी कह रहे हैं कि 9 मई के जो मास्टर माइंड है उनको भी कटहरे में लेकर आया जाए। अब किस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ अदालतों को तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि मास्टर माइंड की भी निशानदेही की जाए? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, पहले सेगमेंट में भी हमने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि जो सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, उन तक हीट ना पहुँचे, ये नहीं होगा। ठीक। और दूसरी बात मैंने पहले भी प्रोग्रामों में अर्ज़ की थी, मैं अब दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है तो उसमें जो एविडेंस होती है वो अनडिनाइबल एविडेंस होती है, वरना सज़ा नहीं होती। तो जिन लोगों को सज़ा हुई है अभी तक, जो 25 लोग, 25 से ज़्यादा हैं कुछ, उनके खिलाफ एविडेंस सॉलिड है। जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं थी उनको रिहा कर दिया गया है। आपको पता ना, 31 से ज़्यादा लोगों को छोड़ा है उन्होंने। जिसको सज़ा हुई है आज तक सब्सिक्वेंट अदालतों में, मुझे नहीं याद कि कुछ इस बात पर रिहा हो गया हो कि जिसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा कि जब सज़ा होगी या जो भी नतीजा निकलेगा उनके ट्रायल का, उसके मुताबिक फिर ये बात आगे जाएगी कि किस किस ने सहूलतकारी की, किस किस ने मनसूबा साजी की, किस किस ने इसके अहकामात दिए, कहाँ से इसकी फंडिंग हुई, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ सामने आएगा। ठीक। और जब वो सामने आ जाएगा तो जैसा मैंने कहा वो अनडिनाइबल एविडेंस की बुनियाद पर आएगा, तो फिर बचना मुहाल है। और शायद यही परेशानी है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अब मैं कहूँगा कि ये है वो वजह जिसकी वजह से पीटीआई मुज़ाकरात पे राज़ी हुई है। अच्छा, पीटीआई तो कमीशन बनाने की भी बात कर रही है ना कि 9 मई से मुतालिक और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इस पे कमीशन बनाए। कमीशन पे आता हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझी है मैंने क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुज़ाकरात में जल्दी जल्दी चोरों डाकुओं के साथ जो बैठ गए हैं, ये उसको अवॉइड करना चाहते हैं। अच्छा, कि वो रैत हम तक ना पहुंचे। मेरी बात नोट की मैंने, क्या बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात यह है कि 1 साल से ज़्यादा बाकायदा मुतालबा किया जा रहा था, वो 25 मई वालों, 9 मई वालों को सजा क्यों नहीं देते आप? ये कौन कर रहा था मुतालबा? सभी कर रहे थे, पीटीआई भी कर रही थी। सभी नहीं, पीटीआई। ये पीटीआई का मुतालबा था कि उन्हें सजा देना। दूसरी बात यह है कि अभी आपने मुझे जो ब्रेक पे बताया था कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं जी कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। हाँ जी। उमर अयूब साहब, पहली बात तो ये है कि आप जल्दी से अपने बयान पर माफ़ी मांग लें, वरना बानी पीटीआई ने आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? बानी पीटीआई का ये बयान आपको याद नहीं है कि ये लोग हमारे नहीं थे, तो एजेंसियों के लोग थे, याद है ना? तभी तो उन्होंने ये कहा था कि इनको रोकने के लिए आपने गोली क्यों नहीं चलाई। 9 मई पे कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई, 26 मई पे कहते हैं चलाई क्यों है। वो किस बात का, आपकी किस बात का एतबार किया जाए? ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको मजम्मत करने का कोई हक नहीं पहुंचता, इसलिए कि बानी पीटीआई उन सबको डिसोन कर चुके हैं। और ये हम अपने प्रोग्राम में बार बार कह चुके हैं कि ये पूछें उनके माँ बाप और बहनों से, जब वो अदालतों में लाए जाते हैं तो जिस किस्म के बैन होते हैं और जिस तरह से कोसा जाता है पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप को, ये मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको चाहिए कि ये उनकी पेशियों के ऊपर अदालत आया करें और आगे देखें। किसी ने पलट के नहीं देखा है, और उस पलट के ना देखने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि पंजाब ने पीटीआई को डिसोन किया है। वोटर और चीज़ है। बुखारी साहब, अब ये भी तासुर पाया जा रहा है कि ये बड़े आम शहरी थे, आम शहरियों को सजाएं दे दी गई हैं, बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। ये बताइए, यही तो मैं तुम्हें आपसे कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि आम लोग तो वो है ना जिन्होंने कार्रवाई की, अब आने वाला है उन तक हाथ। जब अच्छा। तब मैं आपको बता तो रहा हूँ ये मुज़ाकरात में आए क्यों हैं। उस हाथ से बचने के लिए बचत मुमकिन नहीं है। अच्छा। बचत अगर हो सकती होती तो अब तक बानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो चुके होते। वो इम्कान ख़त्म है, खारिज वो इम्कान है वो। अच्छा बुखारी साहब, फैज़ हमीद साहब से भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है 9 मई से मुतालिक। अब कोई आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा देख रहे हैं आप? 9 मई से मुतालिक निकलता हुआ नजर आ रहा है? जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, पहला स्टेज इसकी होती है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब ये है कि आपने ये तय करना है कि ये केस बनता भी है कि नहीं।
अगर वो ना बनता हो तो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू ही नहीं होती और आदमी रिहा हो जाता है। जब आप चार्जशीट हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि एम्पल एविडेंस इज ऑलरेडी प्रेजेंट। दूसरी बात यह है कि ये 9 मई के लोग जो हैं, इनका मैंने अभी आपको अर्ज़ किया, आप मेरी इस बात को गौर से समझें कि जब आपने ये कहा कि ये एजेंसियों के लोग थे तो आपने 5 प्रोटेस्ट उसके बाद अनाउंस किए और किए भी। कोई पार्टिसिपेशन पंजाब से नहीं थी, याद है ना? ये बिल्कुल वही हाल है जो एक वक्त में पीपल्स पार्टी का हुआ था पंजाब में। पंजाब में पीपल्स पार्टी वाज सच ए मैसिव पॉपुलर पार्टी कि 3-4 दफ़ा जो उसकी हुकूमतें बनी हैं उसमें पंजाब ही ने उनको इस काबिल बनाया कि वो जाके हुकूमत कर लें। यही हाल बाइनी पीटीआई का भी है। दोनों ही मरतबा, चाहे वो 8 फरवरी का वोट है या उससे पहले 2018 का वोट है, पंजाब में बेहतर परफॉर्म करने वाला आदमी जो है वो हुकूमत बनाता है जाके। ये बात ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो पंजाब से लोगों को ना निकलना, 12 करोड़ अवाम का सूबा है ये। यहाँ पर तो जमान पार्क है, यहाँ पर तो पीटीआई का गढ़ था, तो फिर लोग क्यों नहीं निकले वहाँ से? उसका नतीजा है जिस तरह आपने 9 मई के लोगों को डिसोन किया है, जिस तरह आपने उनको एजेंसियों के लोग कहा है। ये जो वोटर होता है ये बड़ी देर लगाता है गुस्सा होने में, मगर वर्कर जो है जिसने मार खानी होती है, जो मार खाता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और ये नतीजा हमारे सामने है। अच्छा, ये आरिफ अलवी साहब जो चीज़ कह रहे हैं कि सियासतदान कब से दहशतगर्द बन गए, इनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो वो भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक कि सियासतदानों का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये अवाम थे, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं ये तो सियासतदान है। आप मुझे बताएं दुनिया के किस मुल्क में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हमला हो और उसका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में हो? क्यों जी? आप छनकना बजाने गए थे वहाँ, आपने जो मिलिट्री एयरबेस पर हमला किया, पीएएफ एयरबेस पर हमला किया मियांवाली में, आपने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, आपने जीएचक्यू पे हमला किया, आपने 40 मुख्तलिफ जगहों पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया। फिर आप कहते हैं कि जनाब ये बड़ा जुल्म हो रहा है। पहली बात तो ये कि कोई जुल्म नहीं हो रहा। अब आ जाइए ज़रा थोड़ा सा, पीटीआई एक और काम कर रही है, वो ये है कि जो बाहर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उकसाया जा रहा है बाकायदा कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। पहली बात तो ये कि एज ए पाकिस्तानी आई वुड से डूब मरना चाहिए। हम तो सारी ज़िंदगी बाहर के प्रेशर को रेजिस्ट करते आए हैं, अब हम दावत दे रहे हैं उनसे कि हम पर प्रेशर डालो। ये पाकिस्तानियत किस तरह की है, ये मेरी कम्प्रीहेंशन से भी बाहर की। मतलब यूरोपीय यूनियन को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, यूरोपीय यूनियन को रिएक्ट करना चाहिए ऑन देयर ओन, दरखास्तें करके रिएक्ट नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। जो कुछ हो रहा है ये ग्रनेल और शरनेल और टर्नेल जो है ये सारे पेड है, ये पैसे दे के लॉबियस्ट करके फर्में हायर करके बयानात दिलवाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कोई जस्टिफिकेशन है आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के बाहर हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा करने की कि पाकिस्तान को कर्जे ना दे? बहुत कमाल का एक्ट था भाई ये, मेरे ख्याल से गोल्ड मेडल निशान हैदर मिलना चाहिए इस पे। तो ये रवैये जो हैं ये तब्दील करने पड़ेंगे। पाकिस्तान इज़ फर्स्ट। मुझे मुशर्रफ का एक ही नारा अच्छा लगता था और वो था पाकिस्तान फर्स्ट। और खुदा के वास्ते मुल्क का तो ख्याल कर लें, सियासत खेलें, ज़रूर खेलें, आपका हक है, जिस तरह किसी भी पाकिस्तानी का हक है, लेकिन अपनी सियासत की नज़र अपने मुल्क को तो ना कीजिए। तो ये जो यूरोपीय यूनियन का जो ख़त है ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, यकीनी तौर पर हमने चार्टर्ड जो है किए हुए हैं, लेकिन जितनी सज़ाएं अभी तक हुई हैं ये अदालतों से हुई हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस पर हुई हैं। ये सियासी कैदी या सियासी असीर या प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस नहीं है, ये ज़मीर के मुजरम नहीं है, इन्होंने क्रिमिनल एक्ट किए हुए हैं। तो वो आता रहेगा ये प्रेशर तो पहले भी हमारे ऊपर बहुत आए हैं, कोई पहली दफ़ा थोड़ी है। तो वो प्रेशर तो देख ली जाएंगे, लेकिन हमें इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए बाहर की कुव्वतों को वो पाकिस्तान के मामलात में दखल दें। अच्छा, और एक बात और मैं आखिरी कह दूं, वो ये है कि बानी पीटीआई को जेल से ना अमेरिका ने निकालना है ना यूरोपीय यूनियन ने निकालना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब जो हैं वो इलेक्ट खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए नहीं हुए हैं। अच्छा। ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए, वरना अब तक तो क़यामत टूट पड़ी होती ना हम पर। अभी वो मुंतखब हुए हैं, चार्ज नहीं लिया तो उन्होंने गजा वालों को धमकी दे दी है ना, तो हमें भी आ जानी चाहिए थी धमकी अब तक कि ओए छड्डो इनू, नहीं तो तानू मैं छड़ना नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा ना, ऐसा होता है।
हुकूमतें जो हैं और ख़ास तौर से सुपर पावर्स जो हैं उन्होंने अपने काम निकलवाने होते हैं हुकूमतों से, इंडिविजुअल से नहीं। बिल्कुल, मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों का ट्रायल जो है वो हो रहा है और 25 शहरी हैं जिनको सजाएं भी दे दी गई हैं और जेलों में मुंतकिल भी कर दिया गया है। अब मजीद इस पे इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है, आने वाले टाइम में कुछ और नाम भी शामिल हो सकते हैं, उनको सजाएं दी जा सकती हैं। अभी कुरम की मरकजी शाहरा की बंदिश का आज 75वां रोज़ है। इलाज की सहूलियात ख़त्म होने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। फ्यूल कहीं दस्तयाब नहीं है। अपर कुरम में सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी तहाल अभी तक नहीं खुल सके और ज़िला कुरम की 4 लाख आबादी महसूर होकर रह गई है। अद्वियात न मिलने के बायस मरीजों को भी दुश्वारी का सामना है। बुखारी साहब, अब जिस किस्म के हालात कुरम में बन रहे हैं नहायत खौफनाक है। 50 बच्चे दम तोड़ गए हैं और क्या लगता है आपको गवर्नमेंट जो है वो अब तक कोई इकदाम नहीं कर सकी लोगों के लिए, और अभी जो सूरत हाल है वो मजीद गंभीर होती जा रही है। मीटिंग तो हुई आज मोहसिन नकवी साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की, तो क्या लगता है कोई हल निकलेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि जो 18वीं तरमीम है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है ये सूबाई मामला है। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ बच्चे बिलक बिलक कर मर रहे थे, जब दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही थी, मोर्चाबंद लोग हुए थे, तो उस सूबे का वज़ीर आला जो है वो ढोल लेकर बारात लेके एक तो आ रहा था पंजाब में, अगर आपको याद हो, और फिर उनका नहीं ये काफ़ी नहीं है, फिर उनका हम सर पे कफन बांध के इस्लामाबाद पे हमलावर होने आ रहे हैं। आप दूसरों के घर जलाने के लिए निकलें, पहले अपने घर में लगी हुई आग तो बुझा लें। बिल्कुल। जिस तरीके की इंसानियत सोज रविश आपको कुरम में देखने के लिए मिलेगी, आप इनकी अक्लों का, इनकी करतूतों का मातम किए बगैर नहीं रह सकते। ये एक इंसानी अलमिया है। ये इस मॉडर्न दौर के अंदर इस तरह का सानेहा होना, इस तरह का बच्चों का दुआओं के बगैर, बिलक बिलक के दूध के बगैर मर जाना, ये किसी भी कौम के लिए बाइस फ़ख्र तो छोड़ो, डूब मरने का मकाम है। लिहाजा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त ये है कि ये कफन शफन छोड़ें, थोड़ा सा शेर बने और जाके उन लोगों के अंदर बैठ के मसले को हल कराएं। अल्टीमेटली जिस दारुल खिलाफे के ऊपर आप हमलावर हो रहे थे, वहीं का इंटीरियर मिनिस्टर आया ना इस आग को बुझाने के लिए, आपकी मदद करने को। बहुत बड़ी बात है। ये कोई झूठ है, ये सच है। कल आप उसको ना, जिसको आप धमकियां देते थे, मोहसिन को मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कल एक टूरिस्ट गाइड की तरह से आप उसको रास्ते दिखा रहे थे, इस तरफ से आइए जनाब, इस तरफ से आइए जनाब, सबने मंजर देखे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। मतलब कहने का ये है कि इस हद तक आगे जाएं कि आपका अपना घर ना जले। अपने घर के मसाइल को देखना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, मगर आप अपनी सियासी एडवेंचरिज्म से फारिग होंगे तो घर की तरफ देखेंगे ना। जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो आपने सुपुर्द कर दी है जिरगों के। जिरगे इफेक्टिव होते हैं, वो मददगार साबित होते हैं हुकूमतों के, मगर हुकूमतों को चाहिए कि वो एक्शन लें, वो डिफ्यूज़ करें सूरत हाल को, वो जो मसाइल हैं उनको हल करें ताकि ये साहब अब चेक पोस्टें बनाने का भी फैसला किया जा रहा है। क्या लगता है अगर चेक पोस्टें बनाई जाती हैं तो डिफ्यूज़ होगी टेंशन? देखिए, 2-3 तरह के काम वहाँ होने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर डीवेपनाइजेशन का प्रोसेस संजीदगी से होना चाहिए, क्योंकि बेपनाह खौफनाक नस्ल का असला दोनों तरफ मौजूद है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम फैक्ट फाइंडिंग पर जाएंगे या हम ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये मसला हल नहीं होगा। दोनों के अपने अपने जवाब हैं और दोनों के अपने अपने जवाब शायद ठीक भी हों, लेकिन फिर भी कोई दरमियानी रास्ता निकाल के वहाँ पर इंसानी जानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। अभी तो आपको ये इतला प्रॉपर है ही नहीं कि वहाँ कितनी बच्चों के बिलक बिलक के मरने की तादाद तो 50 आ गई है ना। आपस में जो गोलियाँ चली हैं इतना अरसा, उसमें कितनी जानों का नुकसान हुआ है वो अभी तय होना बाकी है। आई थिंक इट्स द कॉल ऑफ द डे कि सूबाई हुकूमत सारी अपनी जो फ्रूई किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़े और फोकस करे वहाँ। अगर आप पूरी कुव्वत के साथ इस मसले को हल करने के लिए निकलेंगे तो कोई वजह नहीं है कि ये मसला हल ना हो। अदरवाइज़ इसको जिस तरीके से रंग देने की कोशिश की गई फिरका वारियत का, वो किस कदर खौफनाक हो सकता है, आपको अंदाजा है उसका? पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश है ये लोग हैं कौन, ये डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो फरीकैन हैं वो क्या मकामी हैं सारे या कोई बाहर से भी आया हुआ है। जो हमारे जिनकी हमने मेज़बानी की, जो हमारे मेहमान हैं, वो किस हद तक इस पूरे मसले को और ज़्यादा आग भड़काने में एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें डिटरमिन करना पड़ेगा।
हमें दिल में कोई बिल्कुल। रियायत और कोई गुंजाइश रखे बगैर बिल्कुल हक और बिल्कुल सच ऐसे का साथ अनासिर के देना लिए कोई चाहिए, रियायत और नहीं है, जो ना ही भी किसी मुजरिम किस्म की हैं कोई गुंजाइश उनको है। कैफरे किरदार तक अगर बिल्कुल, आप नहीं बिल्कुल। पहुँचाएंगे तो कभी अमन नहीं होगा। बिल्कुल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जाएगा। अब जरगा जो है वो 2 रोज़ बाद दोबारा होगा, जिसमें पुरअमन तरीके से मुआहिदा भी हो सकता है और सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से। प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।